So last class we discussed about laws of reflection, and one law we discussed, which was Snell's law, which is sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is known as the refractive index, which is constant for a medium, which is given by sin I by sin R. मैंने कहा था इस चीज को उतना तक थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके रख लो. अब रख लेते हैं, दो और चीज देख लेते हैं और फिर उस पर डूब पड़ेंगे. उसी पे आज का क्लास है. ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे एक और चीज. इसका आपको शायद प्रैक्टिकल भी करा सकता है, नहीं कराया, कराया, जो भी है आना चाहिए आपको. रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आएगा. रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब अच्छे से समझेंगे तो आगे चल के आप प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ में आएगा. ग्लास स्लैब, अच्छा ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज ऑल अबाउट. बेटा ये एक 3D स्ट्रक्चर है. हैव यू गॉन टू डॉक्टर्स चेंबर्स एंड ऑल? So doctors have these paperweights ना, rectangular paperweights होता है, देखा है? जो कोई मेडिसिन कंपनी अपना प्रोमो के लिए क्रॉसिन का एक रहेगा, किसी और का. So it's a rectangular glass slab. वैसे ही बात कर रहा हूँ. आपने मैम का डस्टर तो देखा होगा ना, उसी डस्टर को आप रेक्टेंगुलर कर लो, नो कर्विंग्स एंड ऑल, स्ट्रेट रेक्टेंगल, पूरा का पूरा चीज ग्लास से बना हुआ है. हाँ, वॉच ग्लास नहीं बाबा, सिंपल बात, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. अमूल बटर का 100 ग्राम का पैकेट देखा है आपने, येलो कलर वाला, उसी चीज को ग्लास का समझ लो. सॉलिड ग्लास, ग्लास नॉट मिरर. डोंट गेट इनटू द देसी मोड. ग्लास मतलब मिरर, ग्लास, राइट. सो अब हम उस ग्लास को कैसे रखेंगे? वी आर कीपिंग दैट ग्लास ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सो आई कांट ड्रॉ 3D. दिस इज माई ग्लास स्लैब. मतलब that rectangular glass slab has been kept like this. That butter packet has been kept like this. And how is the light entering the butter packet? From the side, that small thickness wala side, and light is coming out from this. So this is that small thickness wala side. अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, so our job is something like this. Okay. So this is my rectangular glass slab, and समझ में आया? ये जो फेस है ना, बॉटम फेस जो आप देख रहे हो, दैट इज दिस फेस, राइट. लाइट यहां से घुस रहा है और यहां से निकल रहा है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट आवर व्हाट यू कॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. दिस इज माय फर्स्ट नॉर्मल. सो इफ आई हैव माय फर्स्ट नॉर्मल, आई शुड आल्सो हैव माय फर्स्ट इंसिडेंट रे. सो दिस इज माय इंसिडेंट रे. Agreed? And what is this medium? This medium is air, which is a rarer medium. And what is this? This is glass. So this is glass. ये हमारा, इस ड्राइंग को समझ के रखिए बस. ग्लास, और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है. So what will happen? The light will bend towards the normal, है ना? तो कुछ नेमिंग भी कर देते हैं. Let this be A and let this be O. O is my first point of incidence, and the light is going to bend towards the normal. So this is my first refracted ray, which is bending towards the normal, and again becomes the incident ray for the next phase. Are you understanding? This is my first interface. So what is my first interface, beta? My first interface is PQ. What is PQ as an interface? अगर मैं साइड में ड्रॉ करूं, so let's say this is P and this is Q. इस इंटरफेस में हमें क्या मिल रहा है? एयर मिल रहा है, और अंदर हम ग्लास में जा रहे हैं. अगला इंटरफेस कैसा है? अगला इंटरफेस SR है, जहां हम ग्लास से कहां पे जाएंगे? वापस एयर में जाएंगे. मजेदार चीज ये है कि ये दोनों मीडियम सेम है. इट्स एब्सोल्युटली द सेम एयर. दैट मींस व्हाट विल बी सेम? द ऑप्टिकल डेंसिटी विल बी सेम. ठीक है ना? तो आ गया. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज माय सेकंड नॉर्मल. क्लियर? And this ray should now bend away from the normal. Rarer to denser bends towards the normal. Denser to rare. So let's name it again. O के बाद ये कहाँ आया? ये आया, ये था R, ये था S. इसको हमने C नाम दे दिया. ठीक है? C is my next point of incidence. So point of incidence को भी थोड़ा सा मार्क कर देते हैं. This is one point of incidence, and this is another point of incidence, right? And now my ray of light is going to bend out. It's going to bend out. तो कहाँ से bend out करेगा? It will bend out from where? The point C. और यहां से जब बेंडिंग होगा, आप जरा देखिए, this was air to glass, this is the same glass to air, so the angle will be same.
इसमें जो मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज दिस इज माय फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, राइट। इसको मैंने नाम दिया CD। अब कुछ चीजें देखो, AO is the incident ray for the interface PQ and OC is the refracted ray for the interface PQ. OC is the incident ray for the interface SR and CB or CD is the refracted ray for the interface SR। समझ में आया? लेकिन यहां पे एक बात है, अगर इस सिस्टम को हम पूरा देखें तो हम इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, इसे इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया इमर्जेंट रे। तो AO मेरा क्या हो गया? AO इज माय इंसिडेंट रे। उसके बाद व्हाट इज OC? OC इज माय रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज CD? CD इज माय इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, इफ दिस ग्लास स्लैब वाज नॉट देयर, देन माय येलो रे वुड हैव पास्ड इन दिस मैनर। सी, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो मेरा येलो रे का पाथ क्या रहता? दिस वाज रिबन पाथ। सो व्हाट हैज हैपेंड टू द येलो रे? द येलो रे एक्चुअली डिड नॉट अंडरगो एनी बेंडिंग, बट इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। इट्स अ पैरेलल शिफ्ट। ये जो CD है ना, CD इज पैरेलल टू द डॉटेड लाइन। ये चीज समझ में आया? सो CD इज पैरेलल टू द डॉटेड लाइन, है ना बेटा। और ये जो CD है ये पैरेलल है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट, या फिर हम इसे बोलते हैं द पैरेलल शिफ्ट। इतना ही आपको समझना है। क्या क्या हुआ? If you are having refraction through a glass slab, then you are going to have a lateral shift of the emergent ray. The emergent ray will also go in the same direction. There is no change in the angle, provided your refractive indexes are always, your mediums are always in this type of combination. What combination? Medium 1, medium 2, and again it should be medium 1. If it had been 1 to 3 or 1 to some other medium 4, आपको ये phenomenon नजर में नहीं आती। Is this clear to everyone? This actually is what we call this. This is known as an experiment that we used to do in our school days. And see how we used to do. They used to tell us, find the refractive index of the glass slab with this experiment. इसको कैसे करते थे बताए? बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ग्लास स्लैब लगा लेते थे पेपर के ऊपर, एक ग्लास स्लैब। तो इन एज द शेप ऑफ द ग्लास स्लैब वी यूज्ड टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, सो दैट इज द ग्लास स्लैब पोजीशन ऑन द पेपर। हैव यू अंडरस्टूड? एंड देन मेक एनी वन नॉर्मल एंड टेक अ डिफाइंड एंगल 30 or 60 whatever, and what you do on that, what we used to do, we used to fix 2 pins out here. Pins, pin, needle pin. Drawing board hoga, there's a drawing board. On the drawing board I have a A4 sheet paper. On the A4 sheet paper, I place that glass slab, which is like a butter packet, right? And on the perimeter of the butter slab, I make a rectangle, because that's where the glass slab is to be kept. I can definitely make a normal at any point of my choice and make an incident angle of your choice, 60 degree, and put through pins. And that drawing board was kept at a height. And then look from the other side of the butter packet and try to focus at the pins images. And take one more pin in your hand and try to put that pin in such a way that when you close your eyes, the images of those 2 pin and this pin appear to be in same line. You will not be putting the pin here, क्योंकि आपकी आंखों से तो पिन यहां दिखेगा आपको। Are you understanding? देखो बड़ा इंटरेस्ट, ये कराते नहीं है ना आप लोगों स्कूल में। आप कहां से देखोगे? आप यहां से देखोगे। You would be watching from here. You would be watching from this side. तो आपको पिन यहां पे दिखाई देगा। पहला पिन बिठाया, फिर क्या करते थे? दूसरा पिन बिठाइए, and then it's a group project, so you should see from this side. All 4 pins should not be seen. They should be like 1 pin, 2 pin, 3 pin, 4, 2 real and 2 images of these 2. So you got the 2 pins. अब जहां आपको 2 पिन मिला वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो। That is your refracted emergent ray.
और फिर क्या करो, नॉर्मल बनाओ, अंदर में ऐसे कर लो। फिर आपको करना क्या है, ये तो आपका यू डिसाइडेड दिस एंगल एज सम 30 डिग्री, डू यू एग्री? टेक अ प्रोटेक्टर एंड मेजर दिस एंगल, व्हाटएवर इट इज, जो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो भी एंगल मिलेगा, फिर इसका साइन बाय साइन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। सो यू कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये अगर एग्जाम में आ जाए, हम लोग इसको उल्टा करते थे, मतलब पहले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान के रखो, उस हिसाब से ये एंगल बनाओ, थोड़ा सा एरर्स दिखा दो, एक्सपेरिमेंट्स कैन नेवर बी परफेक्ट, एंड देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ यू डिड द एक्सपेरिमेंट, एज लॉन्ग एज यू कैन सेटिस्फाई द एक्सटर्नल। ऐसे ही किया, फिर पिन मार्क्स ये वो। The difference between biology and physics spinning is, in physics spinning is to be done absolutely vertical, and in bio when you pin a frog for dissection, frog को तो ऐसे लगा लेंगे ना, that time the pin should be in inclined manner। वहां अगर vertical रखा ना, वो नंबर काट लेगा आपका। तो फ्रॉग निकालते ही तुम लोग भागोगे रूम से। कितनों को डर लगेगा रैट वैट डाइसेक्शन 12 में? अफ्रेड? हाँ, this big rat will be there. The rat will be made to lie on a wax pan. यहाँ पे पिन करेगा, यहाँ पे पिन है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको? Have you understood this? पता नहीं बच्चा, अभी पता नहीं, हमारे टाइम में होता था। हमारे टाइम पे there was this worst 95. We had Surat plague. If you go and surf the internet, Surat had a very worst plague in 1995. And still there was a doubt at that time whether there will be rat dissection or not. And ultimately we were not taught, but on the final the external said we will do dissection. One rat and everybody was done. My roll number was 2. The first one got a good thing that he had to pin the rat, and my job was only to remove the foreskin. That is, you lift like this with scalpel and you start cutting it, so the skin will be taken off and now the fleshy rat is seen. After that, whoever is going to cut, उसने अगर कोई ब्लड वेसल पंक्चर किया, हो गया नंबर्स, ठीक है, बच गए। अच्छा चलिए, ये समझ में आया। एक चीज और याद रखिए, एयर जो है ना, एयर इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल मीडियम। अब इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी अगले डिस्कशन में। एयर इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, एंड इन ऑप्टिक्स एयर और वैक्यूम को सेम माना गया है। सो नाउ henceforth in the discussion, if I say air or if I say vacuum, what do you understand? That is the most rarest medium. उससे ज्यादा खुला खुला लाइट कहीं भी नहीं चल सकता है। Is this understood? This discussion is only this much. अभी हम चल पड़ेंगे स्नेल्स लॉ, और यहां से शुरू होगा आपका कंफ्यूजन वाला पीरियड धीरे धीरे, ठीक है? अंडरस्टूड? तो अब तक क्या क्या सीखा? रिफ्रैक्शन क्या है, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, बिहेवियर कैसे होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और स्नेल्स लॉ को आपने सीखा। और स्नेल्स लॉ को सिर्फ इतना सीखा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी वहां से फिर शुरू करेंगे। और ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड देन यू नो समथिंग कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट। बोथ द गर्ल्स आशका एंड आनिया, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। यार ये बार बार बोलने मत किया करो। तो देयर इज अ लैटरल शिफ्ट, that the emergent ray will always be parallel to the incident ray as long as it's a glass slab and the combination is 1 to 1, 1 to 1। अगर ग्लास स्लैब की जगह आप प्रिज्म लगा दोगे और यही 1 to 1 करोगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं आएगा। ये सिर्फ ग्लास स्लैब में आता है। फाइन, चले। सो वी गो टू आवर डिस्कशन ऑफ स्नेल्स लॉ। वापस यहां से न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ आएगा। स्नेल्स लॉ, the hard part is they ask a lot of questions from here, but in no book it is actually explained in a manner that your understanding can be correct. Ashka madam, can you hear me? Anya, can you hear me? Anya and Ashka are not good girls. They are highly disobedient. They don't hear me. They don't listen to me. अने इसने म्यूट खोल दिया है, मतलब इसको तो सुनाई दे रहा है। Anya, you can listen, hear me. कैमरा ऑन करेंगे बिट्टू। I didn't get you. As long as you means. Okay, right, fine. Ashka, what is your problem? Henceforth, whenever you attend a class, children, it's my small request, ensure that the class is taken. Please, you don't take a class from a washroom or some place where you can't switch on camera. That's a bare minimum requirement. This is a big disappointment for me if I teach. I'm not accustomed to that. Like in your schools, in your online classes, you might have switched off your cameras. But I would say, please don't switch off cameras. If there is a class,
ensure that ये 1 घंटा आप ऐसे जगह पे रहो that if you are at a relative's place or wherever, somebody is able to give you a room to yourself. किचन में भी रह के आप वीडियो कर सकते हो, सिर्फ एक छोटा सा वॉल चाहिए. सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आन्या, कीप दैट इन माइंड, अदरवाइज इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. ओके, यस, कहाँ हो? आपके साथ रोज क्या होता है? नाउ यू आर इन्वर्टेड. कहाँ चले गए बिटू? So there's no content today, so like my laptop, my meeting got disconnected on it, so I joined the phone. आप फोन से ज्वाइन कर रहे हो तो फिर आपको कहाँ? Rania, whenever is there, you can always, you know, what you call, blur the background, whatever you want. But make sure you attend the class from somewhere where the camera can be on. That's one of my requests, and I would love that you honor that. ये सब चला जाता है दिमाग से. Snell's law. Okay. Snell's law tells me that sine of angle of incidence to sine of angle of refraction, right? You know, see how particular I am. I'm just giving an example. The other day after your class, I had a class of Cambridge, and between that, this television conked off. I can very well run the class with the video feeds there also. The only thing is what happens, you know, in video it will appear. Every time I'm talking, I'll look here and the video will cover this. That thing also irritates me. So overnight, by next day morning, I have replaced this television. This is my compliance standard. People say I've got OCD. So yes, I've got OCD. I cannot compromise. If you want to see the other television, it's kept right at the back. You can see from the behind the door on that room it is kept. लगाना है तो लगाना है. यहाँ बहुत लोगों ने बोला यहाँ पे एक छोटा कंप्यूटर रखा लो, यहाँ लैपटॉप रख लो. वो जुगाड़ का काम करके मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, है ना? वानिया मैडम, नेक्स्ट टाइम आप मुझे रिस्पेक्ट कीजिएगा उसमें. sin I by sin R is said to be the refractive index. They say refractive index of the medium. अब यहां बहुत कुछ समझना है, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन सम बुक्स यू गेट अ सिंबल विच इज लाइक दिस. इसे हम कहते हैं ग्रीक लेटर म्यू, MU, म्यू. या किसी में ऐसा ईटा भी लिखा रहता है, ईटा, जिसको आप पढ़ोगे NN, वो ईटा रहता है. अब आपकी मर्जी, आप कौन सा लेना चाहो. लेट्स गो बाय ईटा, आपको इजी रहेगा ये, ठीक है? ये है इसका सिंबल. एक एक शब्द ध्यान से सुनिए अब यहां से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि ये साइड में हमने एयर रखा, ठीक है, और ये साइड में हमने ग्लास रखा है. समझ में आ रहा है? दिस इज ग्लास, दिस इज एयर, and light is coming from air, so obviously this is my normal. glass तो denser ही है, मैं आपको बता देता हूं. चलो, air is the rarest, मैंने बोला था ना. anything compared with air will always be denser. air is the rarest. air से ज्यादा rare कोई नहीं है. air के आसपास कोई है? हाँ है, vacuum है, वो भी rarest है. so any other medium that I write here will always be denser. तो glass मेरा हो गया denser. अब कैसा रहेगा? इट विल बेंड लाइक दिस, ठीक है? यहां पे मैंने ग्लास को मीडियम पकड़ा. सर आपने ग्लास को मीडियम क्यों पकड़ा? थोड़ी देर के लिए मान लो. तो जब मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो मैं यहां मीडियम किसको पकड़ रहा हूं? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ग्लास को पकड़ रहा हूं. समझ में आया? तो मैं इसका सिंबल कैसे लिखूंगा? मैं इसका सिंबल लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? द मीडियम. मीडियम कौन है? ग्लास. और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे अभी. मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप बताते हैं तो आपको बताना पड़ता है विथ रेस्पेक्ट टू कौन. इंडिया जीत गया. अरे किसके साथ जीता? विथ रेस्पेक्ट टू कौन है? एयर. ये भी हमारा एक तरह का मीडियम है ना? ये भी तो एक मीडियम है. समझते जाइए. अच्छा, इंसिडेंस कहां से हो रहा है? यहां पे इंसिडेंस इज हैपनिंग फ्रॉम एयर. तो एयर पे इंसिडेंस हो रहा है. पहले लिखने का टेक्निक सीखिए तो अपने आप प्रॉब्लम्स करेक्ट होंगे, राइट? सो आई से नाउ आई विल राइट इट. पढ़ो इसको. कैसे लिखा है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसके बाद क्या लिखा है, विथ रेस्पेक्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, आदर सम्मान के साथ। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, और हमारे इंडियन कल्चर में हम जिसको सम्मान देते हैं उसको ऊपर बिठाते हैं। समझ में आया? ये कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहेगा, एयर एंड ग्लास। मैं कहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर करके पढ़िए हमेशा, इस साइड में जो है वो ऊपर, इन मेनी फॉरेन बुक्स ये ऊपर रहेगा। ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हो वो ऊपर बैठेगा। अच्छा, रेस्पेक्ट किसको देते हैं, अब वो भी एक सवाल आया, सर यहां तो दो मीडियम थे, हमने एयर को क्यों रिस्पेक्ट दिया? तो देखना, ये जो रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट का सीधा संबंध इंसिडेंट से है। जहां से इंसिडेंट हो रहा है उसी को रिस्पेक्ट देंगे। इज इट क्लियर यहां तक जो भी बताया? ऋषभ, क्लियर दिस मच? जहां से इंसिडेंस हो रहा है उसको रिस्पेक्ट देंगे। मतलब की बात नहीं, अभी तुमको बता रहे हैं हम, रुक जाओ, पहले रुकिए मत। अब मान लो ये गिलास है और ये एयर है, हमारा इंसिडेंट रे ऐसे गया, समझ में आ रहा है? नॉर्मल वा कैसे बनेगा, ऐसे, और रिफ्रैक्टेड रे कैसे बनेगा, एयर इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, इट विल बेंड अवे। ऐसे केस में अगर मैं ऐसे लिखूं, इंसिडेंस किससे हो रहा है, ग्लास पे हो रहा है, गिलास को रिस्पेक्ट दीजिएगा, और यहां पे लिखेंगे एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एज कंपेयर टू ग्लास। लिखने का भाषा समझ में आया? किसको रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे इंसिडेंस हो रहा है, और रिस्पेक्ट देने के लिए आप क्या दिखाते हैं, व्हाट इज योर एक्ट, आप उसको रिस्पेक्ट देके ऊपर बिठाते हैं। ये कहानी समझ में आई? एक भी स्क्रीन बर्बाद नहीं करूंगा, छोटा नहीं करूंगा आज, अगले स्क्रीन में। तो हमने अब तक ये देखा, तुम्हारा ड्राइंग कुछ ऐसा था कि ये था ग्लास और ये था एयर। पहले मैं एयर से ही इंसिडेंस लूंगा, ओके? मेरा इंसिडेंस एयर से हो रहा है, दिस इज माय नॉर्मल, और रे यहां बेंड हो रहा है। ये मेरा आई है और ये मेरा आर है। क्लियर बच्चा? ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ऐसे सिनेरियो में आर की वैल्यू हमेशा आई से छोटी होगी। कॉमन सेंस, यू नीड नॉट मग अप एनीथिंग, दिस इज कॉमन सेंस, बिकॉज टू इज नॉर्मल, एज सिंपल एज दैट, है ना? अब चलते हैं, तो यहां पे हम क्या कहते हैं, आर आई स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ईटा ग्लास, और रिस्पेक्ट किसको देंगे, एयर को देंगे, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। नाउ वी आर some merchants who deal with different type of glass. Now think like an entrepreneur. आपको एक आंसर करना पड़ेगा, सर व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना मैं स्कूल में, कौन सा एक्सपेरिमेंट, ये, और मैंने आपको क्या बताया था, इससे हम निकालते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब आपके मन में दूसरा सवाल होना चाहिए, सर आप तो हमेशा विथ रेस्पेक्ट कुछ निकालते हो, तो हाउ कुड यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू, हाउ कुड यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास वाज विथ whom, वो तो नहीं पता। यहां हम एयर रख सकते हैं, केरोसिन रख सकते हैं, ग्लिसरीन रख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल रख सकते हैं। तो जब आप गूगल करते हो, इफ यू राइट नाउ गूगल व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो आपको कुछ एक वैल्यू दे देगा 1.33 के आसपास। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है, सर रेस्पेक्ट किसको दिया था वहां पे? तो एक बात आता है, हमने कहा था ना एयर इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, बताया था ना। तो ये जो एयर है ना, ये है बेंचमार्क, बेंचमार्क। कॉलोनी का वो बच्चा जिसको मम्मी रोज उसके जैसा बनो, उसके जैसा। So whenever you are comparing something with air, why are you comparing with air? Because air is the bap of all. He is the most rarest. And refractive index actually tells me what? आगे चल के my ability of how much I can bend.
ये भी जान के रखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इफ द RI वैल्यू ऑफ अ मीडियम इज मोर, इट बेंड्स मोर। RI ऑफ दिस फेलो इज 2, RI ऑफ दिस फेलो इज 2.5। ये लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, लेकिन ये थोड़ी देर बाद आते हैं। तो व्हेन यू से RI विथ रेस्पेक्ट टू एयर, this is called benchmark, and in physics we won't write it like this, we will just write it as eta glass. सर रेस्पेक्ट तो आपने दिया ही नहीं। जब किसी का नाम नहीं होता है तो समझ लेना वहां कबर सिंह बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एयर बैठा हुआ है। और यही वाला फिगर आपको गूगल में मिलेगा, विच इज कॉल्ड, तो इसको स्पेशल वैल्यू हो गया है, तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं absolute refractive index, very nicely covered in ICSE. Absolute refractive index. So if you Google and you find that the refractive index of glass is 1.3 and the refractive index of say kerosene is 1.2, that means kerosene was compared to air, glass was compared to air. It's very simple. In the whole world, the strength of the currency of a country is always compared to the US dollar. So that is taken as my standard. We could have also compared our currency with respect to the Nepali rupee, to the Bangladesh taka. Nobody stops us. But the whole world follows one system. That is, you compare with US dollar. उसी तरह यहां हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आया? अब एक और बात, अगर मान लो सिनारियो कुछ ऐसा था, कैसा कि यहां से एक मीडियम आया, ये मान लो एक मीडियम है M1, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, मैं नहीं जानता हूं, और मान लो M1 वो मीडियम है जो कि एक रेयरर मीडियम है, मान लो। तो एयर ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एयर हमारा, रे हमारा ऐसे इंसिडेंट हुआ, और रे बेंड हो गया ऐसे, क्योंकि अगर मैंने इसको रेयरर बोला तो M2 क्या हो गई बेटा? डेंसर हो गई। अब मैंने अपने मुंह से ये नहीं बोला कि M1 एयर है। अब इस केस में हम बोलेंगे RI of M2, अच्छा रिस्पेक्ट लेकिन हमेशा इंसिडेंट वाले को ही होएगा, लेकिन मैंने एयर नहीं बोला है। RI of M2 with respect to M1, इसे हम कैसे लिखेंगे? ईटा M2, रिस्पेक्ट किसको दे रहे हैं? M1 को दे रहे हैं। क्या M1 एयर है? बताया तो नहीं है आपने, मान लो कुछ और है। अब इस केस में M2 का M1 के साथ कुछ वैल्यू होगा, M2 का कुछ M3 के साथ कुछ अलग वैल्यू होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द इंडियन रुपी with respect to the US dollar. So I write Indian rupee. It is understood that the exchange rate you are giving is with respect to dollar. This is Indian rupee to pound sterling. This is Indian rupee to euro. Indian rupee to Canadian dollar. तो इसमें मैं इसको क्या नाम दूं? उसको I can't call it refractive index. मैं इसको बोलूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RRI। ये हो गया एब्सोल्यूट ABS RI, और ये हो गया RRI। समझ में आया? और अब आपको M1 हटाने का कोई अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज M1 इज नॉट द बाप। So you can have an RRI with respect to air also. In that case, RRI transforms to ABS RI. Have you understood? Let's say there is some kiddo who would like to write like this, that sir, I am writing the absolute refractive index of a medium M2 with I am trying to write the relative refractive index of a medium M2 with respect to air. Then I start telling him, you idiot, if you are doing it with air, first of all, why are you writing like this? You can straight away write it as eta M2. And in this case, don't call it RRI. This is ABS RI. Absolute refractive. ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका। अब बात आता है, इसको भी स्टिच करना है स्नेल्स लॉ के साथ। स्नेल्स लॉ कहता है, you bhutnikas, you go by RRI, you go by ABS RI, I have nothing to do. Whenever you are doing this thing, my law holds correct. इसमें भी तो कोई I और R बनेगा, रिफ्रैक्शन तो होने वाला है ना, कोई इंसिडेंस। और स्नेल कहता है इसमें भी साइन I साइन R बनेगा। ये तो बहुत लोग सोचते हैं सर स्नेल्स लॉ एक है। स्नेल्स लॉ इज द हॉरिजॉन्टल,
and what you are learning absolute RRI are verticals. दिन कौन सा था? वेडनेसडे ही था. फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, दिन लेकिन वेडनेसडे ही चल रहा है. स्नेल्स लॉ अपनी जगह पे होल्ड करता है. तो डोंट थिंक दैट स्नेल्स लॉ इज चेंजिंग. नो, स्नेल्स लॉ एक ही चीज बोलता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is always sin of I by sin of R. Now there is a small catch. Since Snell's used the word refractive index, it is understood that he is addressing absolute refractive index, because when you go to Google and all and you Google what is the refractive index of glass, you need not type the word absolute, because Google understands that refractive index of glass means दुनिया में कितना मटेरियल है, सबके साथ गूगल थोड़ी टेबल बनाएगा. सो व्हेन आई एम गोइंग टू एन इंटरनेशनल बाइंग मार्केट एंड आई एम सेइंग व्हाट इज योर करेंसीज रेट, देन इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर स्पीकिंग विद रिस्पेक्ट टू द यूएस डॉलर. व्हाइल यू कैन आल्सो स्पीक विद एवरीवन, बट द कन्वेंशन इज नॉट लाइक दैट. समझ में आया? तो जब स्नेल्स लॉ कहता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so we write what is Snell's law. Snell's law tells us that the ratio of sin of I by sin of R is constant for any medium, and it is called the refractive index. This refractive index can be the relative or the absolute, but relatives don't have any hold because किसके साथ compare करोगे? So we say that the refractive index is the absolute refractive index where the incident ray is coming from air and entering into the medium. Have you understood? Where it is entering from air and entering into the medium. तो स्नेल्स लॉ को अब देखते हैं. स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाए? स्नेल्स लॉ को कैसे लिखा जाए? स्नेल्स लॉ अब हम ऐसे लिख सकते हैं, says that sin of I by sin of R is equal to constant. ये 12th क्लास में फिर आपको यही चीज याद रखोगे, 12 के एग्जांपल्स भी करेक्ट होंगे. is equal to constant which is given by eta of the medium, which is called the eta of the medium. अब आप क्या करो? अब आप अपना एक चेहरा व्हाइट कलर के इंक से बनाओ. आप तो समझ ही गए हो कि ये कुछ और नहीं एयर है और eta of the medium, and this is called, स्नेल की भाषा में हम इसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन आप व्हाइट कलर में हो ना, तो आप हंस रहे हो ये सबके ऊपर. आप कह रहे हो ये कुछ और नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है. अब स्नेल के लॉ को हमारे एक दूसरे कंट्री के जैसे दूसरे एक मीडियम के लिए लिखते हैं, वो भी करेक्ट है. स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू ईटा m2 with respect to m1 which is a constant called the relative refractive index. अब आप तो हंस रहे हो ना, आप हंसो यहां भी. अब कुछ और बात नहीं कर रहा है, भूतनी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है. और यहां पे ये एयर कतई नहीं हो सकता. ठीक है? दोनों चीजों में एक और चीज कॉमन है जो आपको जानना चाहिए कि इंसिडेंस हमेशा एयर से हो रहा है और यहां इंसिडेंस m1 से हो रहा है. तो अगर आपको डायग्राम बनाने बोला, बहुत ही आसान, कुछ ऐसा, ये एयर है. रेयरर की डेंसर हमें नहीं पता, ये भी कुछ ऐसा नहीं. इसको कंफ्यूज करके बनाता हूं तुम्हारे लिए, इसको कंफ्यूज करके बना. ये m1 है, ये m2 है. जहां से इंसिडेंस हो रहा है वो हमेशा रिस्पेक्ट पे बैठेगा. ये चीज समझ में आया? तो आपने क्या सीखा? स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. भाई साहब क्लियर हुआ है? वीडियो देखेंगे आपको और क्लैरिटी आता रहेगा, एक बार में होता नहीं है. ठीक है? अब स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और रिलेशन भी है. हमारी मौसी के साथ एक दिखाएंगे. वो जो था ना, वो जो महेश के देवर के नाने की छोटी बहू की सास की छोटी बहन के ननद की भौजाई की बेटी, अब उसके साथ दिखेंगे एक और रिलेशन. समझ में आया? आ जाओ. अच्छा, मान लो रे ऐसे आ रहा है. ये कौन है? m1 मीडियम, ई नॉर्मल हुआ है, और ये m2 है. ठीक है ना? m2 मीडियम है. आप वो सब छोड़ दो,
क्या है, डेंसर रेयरर, वो सब कहानी छोड़ दो, इसको आई मान लो, इसको आर मान लो। कहानी कैसे लिखोगे? स्नेलवा क्या कहता था? स्नेल्स लॉ कहता था ईटा m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। बताओ बच्चा, ये तक यहां तक कोई इशू नहीं ना, खाली एयर होता तो यहां नहीं लिखते। ये चीज एक और चीज के साथ इक्वल होगा, v1 बाई v2 के साथ। अब v1 क्या है? v1 है स्पीड ऑफ लाइट in m1 divided by speed of light in m2। बात समझ में आया? हाँ जी, तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा हंसी वाला चेहरा भी ले आओ, इसमें भूत निकालो। क्या बात कर रहा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा है। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। Absolute is a special case of relative where the respectable medium is what? Air। हाँ, समझ गए आप? समझ में आया? आइए इसी फॉर्मूले स्नेल को अब एक और फाइंडा में लिखते हैं। ठीक है, एक और ड्राइंग, नी 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 ओनली एम। ये क्या हो गया? आई। ये हो गया आर। ई ससुरा है एयर। अब हमने m2 m1 m बोला, सिर्फ m। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू एयर। कर दी ना फिर बेवकूफी की बात, इसके लिए सिर्फ m ही तो लिखना काफी था। क्यों आप एयर लिख रहे हैं? क्योंकि जब आप ब्रह्मदेव को रिस्पेक्ट देते तो समझ में आ गया ब्रह्मदेव। इसको कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in m। और भाई साहब यहां नया नाम आ जाएगा, ये स्पेशल स्पीड है, इसको हम c लिखेंगे। तो c से बढ़ के कोई स्पीड तो है ही नहीं ना। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन स्पीड, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर। खुशी से वर्ड अलग हो जाता है। मुंह देखो मेरा, मुंह में एयर आ रहा था, जुबान से स्पीड आ गई। रोक नहीं पाते हैं ना अपने खुशी को। स्पीड ट्रेवल्स, सॉरी, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ, कितने क्वेश्चन के आंसर दे दोगे? क्या इससे बड़ा कोई न्यूमरेटर हो सकता है? नहीं। तो ससुरा ये वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही तो होगा, होना ही पड़ेगा। सोच के देखो, दुनिया की हर मीडियम की स्पीड लाइट से कम है, तो 1 से ज्यादा होगा। अब गूगल करके देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो तुम्हारे मन में आए, सब 1 से ज्यादा आएगा। यू कैन नॉट गेट एन आइटम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन 1। यही लोग लड़ते हैं, ये आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया। अगर लेस देन 1 तुमने कोई चीज पा लिया तो सीधा स्वीडन में टिकट लो और एप्लीकेशन डालो नोबेल प्राइज के लिए। हमने एक ऐसा मीडियम ढूंढा है जहां लाइट एयर से भी ज्यादा स्पीड में जाता है, ऑब्वियसली। और साथ में मेरा एक नाम लगा देना, उनको भी एक पास दीजिए। मैं यूरोप घूम लूंगा, तुम वहां जाके स्वीडन में लेना प्राइज वाइज। हाँ बोलिए। ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, यहां जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कर रहे हो ना, बड़ा सुंदर सवाल पूछा है वो। इसमें आंसर लेस देन 1 भी आ सकता है, इक्वल टू 1 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 1। अब ये वाला फिर से एक बेवकूफ वाला सिनारियो है। ये क्या है? अपने ही घर में लाइट लेके अपने ही घर से निकाल रहा है, बिकॉज ही इज फाइंडिंग दिस टू एज सेम, देन ओनली इट विल कम 1 ना। इसका मतलब कोई एलओसी है ही नहीं, अपने ही घर में पासपोर्ट दिखा के इस रूम से उस रूम जा रहा है। क्या बेवकूफ जैसा काम कर रहा है। मजा आया? How can you get it equal to 1? You can get it equal to 1 when the speed of light is same in both the medium. That means you are not in two mediums. Whenever we started our discussion with something called optical density. If optical density changes, medium changes. Medium changes, speed changes. Medium changes, refractive index changes. Your ratio is coming same. So either there can be one more thing, that you have found 2 items of same refractive index. That is also possible.
सर पिछले बार हम लोग मार्स में जाके ऐसा एक चीज लाए जो बिल्कुल ग्लिसरीन की तरह ही है, पर है पूरी अलग चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन ग्लिसरीन के जैसा ही है। ये भी हो सकता है, उस वक्त भी 1 आएगा। तो ऐसे केस में मान लो मार्स से हम ये लेके आए, एक फोन लेके आए, और यहां पे एक ग्लास का टुकड़ा है। एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। ऐसा रख के अगर रे पास करेंगे ना, कोई इमरजेंट रे नहीं होगा, सीधा, हाँ, नो रिफ्रैक्शन, स्ट्रेट पास करेगा वो। कॉमन सेंस। अब तुम पूछोगे क्यों? हाँ, क्योंकि तुम क्या है, कहानी नहीं सुन रहे हो ना, तुम सिर्फ जो दिमाग में तुम्हारे फाइंडिंग्स है उनको टैली कर रहे हो। अगर दो सामान में लाइट की, वापस चलो, रिफ्रैक्शन हैपेंस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। वो दुबई वाला एग्जांपल याद है, गाड़ी रोड पे और गाड़ी रेत पे। अच्छा सुरा, यहां स्पीड बराबर है, तो तुम कभी सिरक के जाओगे क्या रोड से? तुम एक्सीडेंट करने के लिए रोड से जैसे रेत में आओगे, तुम उसी स्पीड में जाते रहोगे, तो फील ही नहीं होगा जब तक एक बिल्डिंग के साथ तुम धड़ाम से टकरा नहीं जाते हो। तो तुम्हारी बेंडिंग कहाँ हुई? नहीं होगी। अभी समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड? इसके बाद दो और है इसी फॉर्मूला को आगे, इसको समझ लिया आप कोई भी न्यूमेरिकल कर पाओगे। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम फॉर एयर। तो एयर के केस में हम ऐसे लिखते हैं। आइए अगला स्लाइड चलते हैं। अगला स्लाइड कुछ ऐसा होगा। नाउ आई राइट refractive index of medium 1 with respect to medium 2, right? This can be written as speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Agreed? अब थोड़ा सा इसमें मजा करते हैं, मजा। V1 कहां पे है? पाताल के ऊपर है, पाताल के ऊपर, और भूकंप क्रिएट करते हैं। भूकंप क्रिएट करके V2 को पाताल में ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्टोनिक प्लेट को शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे समझ में आया? ऐसे टेक्टोनिक प्लेट को शिफ्ट करने के बाद क्या करते हैं? कुछ नए आइलैंड्स निकाल लाते हैं। मैथमेटिकली तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ ना, ये इसके साथ कट जाएगा वैसे। समझ में आया? लेकिन बहुत बड़ा एक गजब चीज कर दिए हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/C/V1 लिख सकते हैं। 1/C/V1। क्यों भाई साहब? रुद्र आप ऐसे मुझे देख रहे हो, ठीक है ना? ये लिख सकते हैं तो। हाँ, मोनू बाई सोनू इज इक्वल टू 1/सोनू बाई मोनू, और ये ससुरा को क्या लिखते हैं? C/V2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे चलो, इसको हम ये लिख सकते हैं, अरे ईटा M1 का मतलब क्या है? ईटा M1 का मतलब है कि M1 के साथ में एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन M1 व्हिच आई हैव रिटन एज V1 का गुना किया। भाई साहब लिख तो सकते हैं ना? समझ में आया? और ई ससुरा को क्या लिख सकते हैं? वेरी नाइस फॉर्मूला। It is allowing me to convert relative refractive index in terms of absolute refractive index. Mr. Rajiv Rastogi, big formula. So let us write the formula. Eta M2 with respect to M1, which is the relative refractive index of M2 with respect to M1, can now be written as the absolute refractive index of M2 by the absolute refractive index of M1. Big formula, sir, for your exam. समझ रहे हो? मोनू बाई सोनू बन जाता है सोनू बाई मोनू, लेकिन एक फर्क है। ये साइड क्या है बेटा? रिलेटिव। ये साइड क्या है? एब्सोल्यूट। बहुत बड़ा चीज हो गया। मजा आया? समझ में आया? तो ये प्रूफ ये तुमको किताब में नहीं मिलेगा, किताब में डायरेक्टली यहां से ये को यूज कर लेगा। कैसे आया समझ लो। नहीं सर, इतना भी कोई क्रूर नहीं है आपको डेरिवेशन देगा, आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम देगा।
अब मान लो तुम्हारे अंदर एक मन में खचाव हो रहा है, सर अगर मैं भूल गया ये सब तो मैं कैसे करूंगा, उसका भी टेक्निक बताएंगे। ये समझ में आया? क्रीपऊ करूं? क्रीपऊ मतलब जानते हो? कॉपी के नीचे इंग्लिश में क्या लिखते हो? पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। क्रीपऊ मतलब कृपया पृष्ठ उल्टिए या पलटिए, क्रीपऊ। चले आगे, आइए अब फॉर्मूला में चलते हैं। फॉर्मूला कैसा था हमारा? ईटा m2 with respect to m1, ये मास्टर फॉर्मूला है, is equal to eta of m2 upon eta of m1. Children, pay utmost attention. This is relative, these are absolute datas. Sir, my memory is very bad, I will forget this in exam. अभी बोलते बोलते कुछ गलत बोल दिया ना तो टोकना मत लेकिन ना, क्योंकि अभी एक्साइटमेंट हाई लेवल पे दौड़ रहा है, एड्रेनलिन इज पंपिंग। तो इसको ऐसे लिखो, ईटा m2 m1 लिख लिया। अच्छा, अभी हाल ही में एक क्या आया था? हाल ही में आया था एक ठो क्या वेब सीरीज, नाम था उसका पाताल लोक। तो आइए पाताल लोक बनाइए। ये लेकिन ऐसे एग्जाम में मत करना, हाँ, ये अपना टेक्निक है, चुपके कोई सुनने ना पाए। ऐसे एक पाताल लोक बना लो। क्या बनाया? पाताल लोक। और पाताल लोक बनाने के बाद बाकी काम बहुत आसान है। एक इक्वल टू डालिए, डाल दिया, और इससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम बनेंगे। इसका नाम क्या है? PLF, पाताल लोक फॉर्मूला। इससे सारे प्रॉब्लम बनेंगे। फिर हमने ईटा लिखा। अब भाई साहब M1 कहां है? ऊपर मत बोलो, बोलो पाताल के ऊपर है। समझ में आया? भाई साहब N2 कहां है? पाताल के नीचे। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ आप हवा छोड़ दो दोनों साइड। क्या छोड़ दो? हवा छोड़ दो। यहां पे हमने हवा छोड़ दिया और यहां भी हमने हवा छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर? इस वास्ते हवा छोड़ा। फिर से मन की बात देखने में रैशनल नंबर जैसा लग रहा है, हवा हवे को काट रहा है। ये मन की फीलिंग्स है हमारी, अरिथमेटिक सॉल्व हो रहा है बेसिकली। हवा हवे को काट रहा है लेकिन एक्चुअली काट नहीं रहा है। ठीक है, मन की फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। अब अगला स्टेप में तुम्हारा सारा कुछ आ जाएगा। अगला स्टेप क्या लिखेंगे? अगले स्टेप में और पाताल लोक लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो सीधा क्या लिख दूं? m2। और ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है। अब रैशनल नंबर में अगर तुम्हें मिले b/a, हमको चाहिए a/b, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, तो लिख दीजिए इसको भी ऐसे ही। समझ में आया? तो ये ससुरा कहां बना? m1 बना। और ये ससुरा क्या बोला? ये बोला 1 तुम हटो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम बैठेंगे यहां पे। अब यह आ गया। इसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फिर आप अपने जो भी है देवता गॉड, उनको याद कीजिए कि वो आपकी नैया पार करा दे, और तो कुछ नहीं। 2 एग्जाम्पल दिया, पाताल लोक वाला। तो प्रॉब्लम बनाए, इसमें मजा आ जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम लाया था आज। डाकिया डाक लाया, प्रॉब्लम लाया, कितना प्रॉब्लम लाया, कितना प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो ये करते हैं, देखते हैं, ये प्रॉब्लम करके देखते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब ये क्या है? ये स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, एब्सोल्यूट। कितना है इसकी वैल्यू? 4/3। हमें क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये तो हम जानते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ H2O विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये तो अभी भी किया ना हमने, हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? 1/1/4/3, यानी कि कितना हो गया? 1 अपॉन, तो ये वैल्यू आ गया 3/4। याद करो 3/4 का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1। इसलिए लेस देन 1 है क्योंकि एयर ससुरा नीचे आ गया है। इसको भी स्पीड के कंपैरिजन में देखो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो स्पीड ऑफ लाइट इन
वाटर, आप बोलो तो कौन सा ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, इसीलिए ये लेस देन 1 आ रहा है। प्रॉब्लम क्लियर? इसी को बच्चा लोग आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, राइट? चलो, हाँ ये मजा है, आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बहुत गर्मी हो गई है भाई साहब। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना बोला है? ये बेसिकली ईटा ग्लास की बात कर रहा है, 1.65। क्या ये डेटा करेक्ट है? सबसे पहले पूछो, ऊपर एयर है मतलब ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, नीचे सबसे छोटा नाना पाटेकर की तरह सोचेगा गाय को, बड़ा ही होने का ना 1.65 ही होगा, उससे नीचे हो ही नहीं सकता है, 1 से नीचे, तो डेटा तो करेक्ट है। एंड दैट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर which is nothing but eta H2O, वाटर और ऊपर एयर है, ये भी 1 से ज्यादा होना चाहिए, हाँ 1 से ज्यादा ही है। हमको क्या बोला? हमको बोला वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये निकाल के दिखाओ, 1 मिनट में निकल जाएगा। फॉर्मूला का नाम क्या था? पाताल लोक फॉर्मूला। पाताल लोक फॉर्मूला क्रिएट किया जाए, NH2O N ग्लास, यही तो निकालना है। सबसे पहले बनाइए सुंदर सा पाताल लोक, ये पाताल लोक बन गया हमारा। पहले बाद में तो तुम ऐसे भी कर लोगे। इज इक्वल टू, सर ने कहा था पहले ऊपर वाले को ऊपर ही लिखो, नीचे उसका ले आओ एयर, और फिर नीचे वाले का नीचे ही लिखो और ले आओ एयर। समझ में आया? ये चीज क्या है भाई साहब? ये है 1 अपॉन ईटा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया? और ये चीज क्या है? ये चीज है भाई साहब सिर्फ ईटा H2O। समझ में आया? अगला स्टेप अगर मैं लिखूं तो ये है 1 अपॉन ईटा ग्लास, है कि नहीं? और ये क्या है? ईटा H2O। कॉपी ना करे, पहले समझे, वीडियो देखे, घर में खुद करे। अब क्या आपको ये डेटा दिया हुआ है? दिया हुआ है ना? क्या आपको ये डेटा दिया हुआ है? दिया हुआ है ना? ये सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर कूद जाना खिड़की से। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, कर सकते हो। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया? 5 मिनट बाकी है, मैं प्रॉब्लम नहीं करूंगा, मैं आपको फटाक से एक 5 मिनट का रिवीजन करा देता हूं। प्रॉब्लम्स यही वाला सेव करेंगे स्लाइड, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम आप घर में खुद लगाते रहना बेटा, बहुत सारे हैं। पानी में तैरो, केंसिन में तैरो, बेंजीन में तैरो, जहां दिल करे वहां तैरो। बेंजीन एक तरह का रसायन है, यानी कि केमिकल है, जिसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हर तरह के परफ्यूम में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को केकुली ने अपने सपने में देखा था। जब आप सपने में हीरोइन देखते हैं, वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखता था। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जब रिंग है ऐसा, और यहां बॉन्डे घूमते रहती है, इसीलिए इसका नाम है बेंजीन। जब हम पढ़ेंगे तब इसको समझ में आया। आइए चलो फटाफट एक रिवीजन। क्या क्या रिवीजन आज हमने सीखा? एग्जैक्टली 5 मिनट्स के अंदर करना है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। सबसे पहले हमने सीखा आज कि स्नेल्स का लॉ क्या होता है। स्नेल कहता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, कोई भी मीडियम होता है, किरण क्या होता है? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ऐसे जगह पे जब स्नेल मीडियम के बारे में बात कर रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं? एयर को देख रहे हैं, क्योंकि खुला खुला सा वातावरण है, और इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और इस हिसाब में ये भी होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम व्हिच इज एयर, और ये जो है ये सबसे ज्यादा होता है, ये होता है 3 गुना 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्या आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, अभी भी बहुत वक्त बाकी है। आइए सीखते हैं। स्नेल का लॉ ये भी कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम M2 विद रिस्पेक्ट टू M1। अब जब रेस्पेक्ट वाली बात आई तो याद रखिए, रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि वो ऊपर बैठेगा और वहां से, वाह मेरे बेटे, इंसिडेंस वहीं से होगा। ये 2 चीज याद रखिएगा, वरना सब फेल हो जाएगा। ये हो जाता है क्या बेटा? ये भी है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, और वेलोसिटी की भाषा में ये हो गया V1 अपॉन V2। स्नेल के लॉज और ये सब कुछ कंबाइन करने से हम ये भी कहते हैं कि अगर मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, नहीं अच्छा नहीं लगता है, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1,
मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर हम देखें तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लगा देने से पलट जाता है कहानी। कल आप हमारे बॉस थे, आज हम आपके बॉस बने। ये और लास्ट में आता है हमारा पाताल लोक फॉर्मूला, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा आपको। ऐसे प्रॉब्लम करने से पहले एक पाताल बना लीजिएगा, ठीक है, और उस पाताल में सबसे पहले आप ईचा लिखिएगा, ऊपर वाले को ऊपर लाइएगा और यहाँ एयर डालिएगा। जहां जहां खाली है एयर डालते रहिए, बस उस एयर फ्री में मिल रहा है हमें। यहाँ एयर डालिए और इसे M2 लिखिए। ये कुछ और नहीं, ईटा M2 है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर ये दिया रहेगा, ये निकालने बोलेगा, यही सब खेलेगा। और ये क्या हो गया, 1 अपॉन ईटा M1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ये और कुछ नहीं। अभी इन दोनों का मुंडू आ जाएगा। कल मैंने टीवी में बैठ के देखा, ये दोनों यहां बैठते हैं ना, दोनों का सर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देता है, वीडियो की क्वालिटी खराब हो गई है। तो ये स्टेप यहां किया जाए, तो ये हो गया क्या, ईटा M2 with respect to M1 can now be written as 1 upon ईटा, ये कितना हो गया M1, और ये हो गया ईटा M2, जो कि हो गया ईटा M2, अरे ईटा M2 अपॉन ईटा M1। हाँ, दम निकल गया और नहीं पढ़ा सकते। डिफेंस रेस्ट इट्स केस, योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस। अदालत अगली सुनवाई के लिए मुतल्ली की जाती है और अगली सुनवाई में अदालत अपना फैसला दे देगी। एनीवन एनी क्वेश्चन? आशका को देखो, दोनों हाथ ऐसे डालो, इतना सुंदर कार्टून चल रहा है। ऋषभ भाई साहब समझ में आया? एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद प्रॉब्लम करो, तो आपको देखना एकदम क्लियर। और अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, स्कूल जाइए और अपने किसी प्यारे मुर्गी को ये दोबारा समझाइए। Who is मुर्गी? मुर्गी is your best friend in school, whom if you help, मुर्गी and you both are benefited. You reinforce your learning, मुर्गी learns one new concept. हमेशा एक मुर्गी पाला कीजिए और वो मुर्गी को कभी खराब नहीं लेगा। चलो ना, मैं तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूं। हाँ बताओ। गंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ आज का।